हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 5 आखिरी चट्टान तक को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसे मोहन राकेश जी ने लिखा है और यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का अर्थ होता है बच्चों यात्रा का विस्तृत वर्णन, ठीक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लेखक हो या आम इंसान हो, वो अपनी यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, वहाँ के अनुभवों, दृश्यों, वहाँ की संस्कृति और यादों का वर्णन करता है। आखिरी चट्टान तक एक रोचक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखक ने कन्याकुमारी की अपनी यात्रा के अनुभवों को व्यक्त किया है। यात्रा वृतांत में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर के मिलन स्थल पर स्थित कन्याकुमारी के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन सजीव ढंग से किया गया है। कन्याकुमारी के समुद्री तट के जीवन से साक्षात्कार होने पर लेखक केवल वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक सुंदरता का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि अपने मन में उठने वाली भावनाओं, विस्मय, रोमांच, शांति और आत्मिक खोज को भी व्यक्त करता है। यात्रा वृतांत की भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है, जो पाठक के मन में दृश्यों को ऐसे जीवंत कर देती है कि पाठक को लगता है कि वह भी लेखक के साथ यात्रा कर रहा है। प्रकृति की भव्यता और मानव मन की गहन अनुभूतियों को यह यात्रा वृतांत एक साथ उजागर करता है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के अंत में जो कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, पहले उन्हें पढ़ते व समझते हैं, ताकि पाठ को समझने में हमें आसानी रहे। तो बच्चों, सियाह या सियाह का अर्थ है काला या श्याम। चट्टान, शिला। समाधिस्थ या समाधि का अर्थ है समाधि में स्थित या तपस्या। चेतना का अर्थ है होश में आना, सावधान होना। क्षितिज का अर्थ है वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। सिहरन का अर्थ है कंपन, पृष्ठभूमि, पहले की बातें। झुरमुट का अर्थ है समूह या मंडली। बीहड़, बीहड़ का अर्थ है उबड़ खाबड़। मध्यम का अर्थ है मध्यम। महुआ या महुआ एक प्रसिद्ध पेड़, जिसके फूल, फल, खाने और लकड़ी ईंधन तथा इमारती काम में आती है, ठीक है। तो महुआ क्या है? एक प्रसिद्ध पेड़ है। सीपियां, सीपी या सीप। शंख, घोंघे आदि की जाति का एक जलचर प्राणी, जिसका शरीर किश्ती नुमा दोहरे खोल के भीतर छिपा होता है और जिसके समुद्र में पाए जाने वाले प्रकार के अंदर मोती पैदा होता है, और कड़ा खोल जिसके बटन आदि बनाते हैं। और दार्शनिक का अर्थ है दर्शन शास्त्र का जानकार या तत्ववेता। ओट का अर्थ है आड़ या रोक। अर्घ्य का अर्थ है पूजनीय या पूजा में देने योग्य वस्तु। कडल काक, कडल काक क्या है? पक्षियों की एक प्रजाति। फिर है बाइनाक्यूलर्स या बाइनाक्यूलर, जिसका अर्थ होता है दूरबीन या द्विनेत्री। सैंड हिल, बालू का टीला या रेत का टीला, ठीक है। सुरमई का अर्थ है हल्का नीला। सिर धुनना यानी शोक या पश्चाताप आदि के वेग से सिर पीटना या पछताना। बेलाग का अर्थ है खरा या दो टुक। तो ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेखक अपनी यात्रा के बारे में लिखना शुरू करते हैं। कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। तो लेखक कहते हैं कि कन्याकुमारी ऐसा सुंदर स्थान है जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही आकर्षक और सुनहरा दिखाई देता है। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी सियाह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक
भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। तो जैसा कि कठिन शब्दों के अर्थ में पढ़ा, सिया का अर्थ होता है काली, ठीक है, और स्थल भाग का अर्थ है जमीन या भूमि वाला हिस्सा। तो लेखक समुद्र के बीच निकली काली चट्टानों में से एक पर खड़ा था और वहां से भारत की सबसे अंतिम चट्टान को ध्यान से देख रहा था। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। ठीक है, तो लेखक को पीछे दूर स्थित कन्याकुमारी मंदिर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, पृष्ठभूमि यानी पीछे उन्हें कन्याकुमारी मंदिर दिखाई देता है जिसकी लाल और सफेद धारियां चमक रही थी। ठीक है, और वह चट्टान जो है वो उस स्थान पर थी जहां तीन बड़े जल क्षेत्र जैसे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। ठीक है, उनका संगम होता है जहां पर। ठीक है, और इसी चट्टान पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। ठीक है, यानी तपस्या की थी। और चारों ओर से समुद्र की जो लहरें हैं वो उस चट्टान से टकरा रही थी, फिर भी वह चट्टान जो है वो शांत और स्थिर दिखाई दे रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की सियाह चट्टानों से टकरा रही थी। बलखाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। चूरा बूंदों यानी कि छोटी छोटी बूंदों, यानी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आसपास की काली चट्टानों से टकराकर जोरदार आवाज कर रही थी और समुद्र की लहरें घूमती और मुड़ती हुई, बलखाती हुई यानी घूमती और मुड़ती हुई नुकीली चट्टानों से टकराकर आगे बढ़ रही थी। और चट्टानों से टकराने पर पानी छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता था जिससे क्या होता था, जाली जैसी आकृति बन रही थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। कि लेखक समुद्र की विशालता और उसकी अपार शक्ति को पूरे मन से अनुभव कर रहे थे। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। कि चारों ओर दूर तक केवल समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था और समुद्र इतना विशाल लगा कि उसका अंत भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। लेखक को लगा कि दूसरी ओर उसका कोई किनारा है ही नहीं, छोर यानी कि किनारा। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूं एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। कि प्रकृति के अद्भुत दृश्य को देखकर लेखक इतना खो गया कि वह अपनी पहचान तक भूल गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या करने आया हूं। यानी वो प्रकृति के सुंदरता में खो गए। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी घिर गई है। कि लेखक ने ऐसा महसूस किया मानो वे भी उस प्राकृतिक दृश्य का ही भाग बन गए हैं। और लेखक ने खुद की तुलना, स्वयं की तुलना एक छोटी सी चट्टान से की है। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है, उनकी विनम्रता और प्रकृति के सामने मनुष्य की छोटी स्थिति प्रकट होती है। और कुछ देर बाद लेखक को यह एहसास हुआ कि समुद्र का जो पानी है वो मेरी चट्टान तक पहुंच चुका है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नजर फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। और जैसे ही
लेखक को यह एहसास हुआ कि पानी जो है उनकी चट्टान के पास तक आ गया है समुद्र का। तो यह देखकर लेखक डर गए और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। फिर लेखक ने विशाल और उफनते समुद्र को देखा और जल्दी से दूसरी सुरक्षित चट्टानों पर कूदते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गए। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। पश्चिमी क्षितिज यानी कि पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो लेखक ने देखा कि पश्चिम दिशा में सूरज जो है वो धीरे धीरे डूब रहा है, नीचे जा रहा है यानी कि डूब रहा है। और उस मनोहारी सूर्यास्त को और पास से देखने के लिए लेखक भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। और पश्चिम दिशा के समुद्र तट पर दूर एक जगह पीली रेत का ऊंचा टीला दिखाई दिया, ठीक है, ऊंचा टीला दिखाई दिया। तो लेखक ने सोचा यदि मैं उस ऊंचे स्थान पर पहुंच जाऊं तो वहां से डूबते हुए सूर्य का जो दृश्य है वो और भी सुंदर दिखेगा और भी अद्भुत दिखेगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी कि बहुत से लोग समूह बनाकर उसी ओर जा रहे थे जहां सूर्यास्त दिखाई देने वाला था। हम लोग टीले पर पहुंच गए। लेखक और उनके साथी भी टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। तो लेखक जो है चलते चलते ऊंची रेत वाली जगह तक पहुंच गए और वे समझ गए कि ये वही प्रसिद्ध जगह है, वही प्रसिद्ध रेत का टीला है जिसके बारे में लोग पहले से ही बातें कर रहे थे। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे कि उस रेत के टीले पर बहुत सारे लोग थे और वे सूर्यास्त देखने के लिए आए हुए थे। 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। और वहां कौन कौन से लोग थे? युवक थे, युवतियां थी और कुछ बड़े लोग थे जो गांधी टोपी पहने हुए थे। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे और वे भी शायद सूर्यास्त देखने के लिए ही वहां पर इकट्ठे हुए थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी अतिथि गृह के कर्मचारी लोगों को कॉफी दे रहे थे ताकि वे आराम से सूर्यास्त का आनंद ले सकें। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी कि लोगों की भीड़ से और उनके कपड़े और वातावरण के कारण वह स्थान बहुत ही सुंदर और जीवंत लग रहा था। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था कि लोग खास तैयारी के साथ वहां पर आए थे। उन्होंने सुंदर रेशमी कपड़े पहने हुए थे सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी कि समुद्र की जो हवा है वो लोगों के रेशमी कपड़ों को हिला रही थी जिससे वे भी समुद्र की लहरों जैसे दिखाई दे रहे थे। कुछ युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह कि कुछ लड़कियां जो हैं वो थक गई थी इसलिए वो वहीं पर थक कर वहीं पर बैठ गई। और लेखक को वो लड़कियां उस सुंदर दृश्य में बिखरे हुए छोटे रंगीन बिंदुओं जैसी लग रही थी। उनसे कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका कि लेखक जो हैं उस रंगीन वातावरण में साधारण और अलग महसूस कर रहे थे। सैंड हिल्स से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो इधर के विस्तार को ओट में लिए था यानी ढक रहा था। तो यहां पर लेखक बताते हैं कि सैंड हिल से यानी रेत के जो टीले में जहां पर वो थे वहां से जो दृश्य था सूर्यास्त का वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन जो एक ऊंचा टीला था अरब सागर की तरफ वो उस दृश्य को छिपा रहा था, ढक रहा था।
सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। और लेखक चाहते थे कि वो सूर्यास्त बिना किसी रुकावट के पूरे समुद्र के साथ देखें, इसीलिए वो थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद बेहतर दृश्य की खोज में आगे बढ़ गए। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। रेत पर चलना क्या था, वहां पर कठिन था, फिर भी लेखक अकेले आगे बढ़ते रहे और उन्होंने देखा कि आगे और भी ऊंचे टीले जो हैं वो मौजूद हैं। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। कि जल्दी जल्दी लगातार चलते हुए, तेजी से आगे बढ़ते हुए लेखक ने एक के बाद एक यानी कई रेत के टीलों को पार किया। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। कि लेखक की टांगे थक रही थी लेकिन उनका जो मन है वो सूर्यास्त का सुंदर नजारा देखने के लिए व्याकुल था, बेचैन था, इसीलिए उनका मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है, पर उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा। हर बार ऐसा लगता था कि बस अब आखिरी टीला बाकी है और उसके बाद खुला दृश्य दिखाई देगा और अगले टीले से समुद्र और सूर्यास्त का पूरा दृश्य जो है वो साफ दिखाई देगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। और अंततः क्या हुआ, लेखक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से दूर तक फैला समुद्र साफ दिखाई दे रहा था। वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। कि ऐसा लगा मानो रेत का जो रास्ता है वो सीधे समुद्र की ओर उतर रहा है। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। कि सूर्य जो है उस समय डूबने ही वाला था, थोड़ी ही दूरी पर था वो पानी से। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। सर किया यानी कि जीत हासिल कर ली हो। तो लेखक बताते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद सुंदर दृश्य देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मैं आराम से उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए वहीं पर बैठ गया। और वहां से लेखक को वह साधारण रेत का टीला भी, वो साधारण जो रेत का टीला था वो भी किसी ऊंचे पर्वत जैसा महान लगने लगा। और वहां पहुंचकर इतना गर्व और खुशी महसूस की लेखक ने, जैसे केवल उन्होंने ही बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली हो। कि उस टीले पर पहुंचकर सूर्यास्त का जो सुंदर नजारा करीब से उन्होंने देखा तो उन्हें अपने ऊपर बहुत ही गर्व महसूस हुआ, बहुत ही खुशी हुई उन्हें कि मैंने इस दृश्य को पाकर बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। लेखक को पीछे दाईं ओर नारियल के पेड़ों के छोटे छोटे समूह दिखाई दे रहे थे और तेज हवा चल रही थी जिसकी आवाज चारों ओर सुनाई दे रही थी। और हवा के कारण जो नारियल के पेड़ों की जो शाखाएं और पत्तियां हैं वो ऊपर की ओर झुक और उठ रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। ठीक है, तो लेखक क्या बताते हैं यहाँ पर कि समुद्र के पश्चिमी किनारे के पास जो सूखी पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो सूखी पहाड़ियां हैं वो लगातार एक लाइन में दूर तक फैली हुई थी और लेखक दूर तक फैले उस दृश्य को देख रहा था। और रेत बहुत अधिक वहां पर फैली हुई थी, इसलिए जो आसपास का जो क्षेत्र था वो रूखा, सूना और कठोर दिखाई दे रहा था। वीरान यानी कि सूना और बीहड़ का अर्थ होता है उबड़ खाबड़। ठीक है, तो वहां पर
हरियाली जो है वो बहुत ही कम थी। इसी कारण पहाड़ियां भी उजाड़ और अकेली लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था कि जो सूर्य है वो भी बिल्कुल पानी की सतह के पास पहुंच गया था और ऐसा लग रहा था मानो सूर्य समुद्र के पानी को छूने ही वाला हो। और डूबते हुए सूर्य की सुनहली रोशनी जब रेत पर पड़ रही थी तो उस रोशनी से क्या हो रहा था, जो रेत है वो पहले से अधिक सुंदर और अलग ही रंग की दिखाई दे रही थी। तो उस रेत में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। और रेत इतनी साफ और चमकदार लग रही थी कि ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे अभी अभी बनाकर वहां बिखेरा गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लेखक ने रेत पर अपने चलने से बने पैरों के चिन्हों को देखा। लगा जैसे रेत पहली बार उन निशानों से टूटा हो और लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि उस रेत पर शायद पहले कोई नहीं चला था। कि लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस रेत पर चला हूं, उसी से ये निशान बने हैं और रेत जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो पहली बार टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर गई और इस दृश्य को देखकर लेखक के मन में अजीब सी भावना पैदा हुई। उसे थोड़ा रोमांच महसूस हुआ लेकिन साथ ही हल्की उदासी भी हुई क्योंकि वह वातावरण बहुत शांत, अकेला और भावुक था। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। लेखक सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे, ठीक है। तो सूर्य जो है वो इतनी नीचे आ गया था कि ऐसा लग रहा था मानो वह समुद्र के पानी को छू रहा हो। पानी पर दूर तक सोना ही सोना डुल गया कि सूर्य की जो सुनहरी किरणें जब पानी पर फैल गई तो पूरा समुद्र जो है वो सुनहरे रंग में चमक रहा था, जैसे पानी पर सोना बिखर गया हो। पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। कि सूर्यास्त के समय आकाश और पानी के रंग बहुत तेजी से बदल रहे थे और रंग हर पल हर क्षण अलग ही दिखाई दे रहा था। इसलिए किसी एक रंग का नाम देना यहाँ पर कठिन था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था कि लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य जो है वो मजबूरी में धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा हो। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था वहां अब लहू बहता नजर आने लगा। कि पानी जो है लाल और चमकदार दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे यहाँ पर लावा कहा गया है। कि पानी बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था, ठीक है, यानी लाल रंग का हो गया था पानी। कुछ समय बाद सूर्य पूरी तरह समुद्र के अंदर छिप गया और सूर्यास्त जो है वो समाप्त हो गया और पहले पानी सुनहरा दिखाई दे रहा था लेकिन अब उसका रंग जो है वो गहरा लाल हो गया था, जैसे लहू यानी कि खून होता है, लहू खून। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैजनी और बैंगनी से काला पड़ गया। थोड़ी देर बाद लाल रंग बैंगनी में बदल गया और फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। लेखक ने एक बार फिर पीछे की ओर देखकर आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर उठी थीं। हवा उसी तरह गूंज रही थी पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। कि लेखक कहते हैं कि अंत में सब कुछ काला सा दिखाई देने लगा और उन्होंने आसपास के वातावरण को देखा। हवा की आवाज पहले जैसी ही थी लेकिन अब अंधेरा छा गया था क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, सूर्य डूब गया था, तो चारों ओर अंधेरा छा गया था। चारों ओर काला रंग फैल गया था जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। स्याही फैल गई हो यानी स्याही बिखेर दी हो। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ
और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। कि लेखक ने कहा कि जब अंधेरा हो गया तो अंधेरे में नारियल के पेड़ों के जो झुरमुट हैं वो ऐसे लग रहे थे मानो वे दुख या बेचैनी में सिर पीट रहे हों और हाथ पैर चला रहे हों। और लेखक ने यहाँ पर पेड़ों की हरकतों को मानवीय रूप देकर दृश्य को जीवंत बनाया है। और लेखक उस दृश्य को देखकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उनके मन में गहरी बेचैनी, तनाव और भावनात्मक हलचल थी। वह कभी समुद्र की ओर तो कभी पेड़ों की ओर देख रहे थे और अपनी मुट्ठियां कस और खोल रहे थे। इससे उनके मन की व्याकुलता प्रकट होती है। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। फिर तभी लेखक जब इस प्राकृतिक दृश्य को देखने में व्यस्त थे, बिजी थे, उसमें खोए हुए थे, कि तभी उन्हें ये ध्यान आया, ये बात याद आई कि उन्हें वहां से वापस भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा। फिर उन्होंने दूर सैंड हिल यानी कि रेत के टीले की ओर देखा। वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। ठीक है, तो अचानक से जैसे उन्हें ध्यान आया कि उन्हें वापस भी लौटना है, तो वापस जाने का रास्ता कठिन और डरावना लग रहा था। ठीक है, वापस जाने का रास्ता कैसा था? कठिन और डरावना था। तो यह सोचकर लेखक डर गए और उनके शरीर में घबराहट होने लगी। और लेखक ने दूर रेत के टीलों की ओर देखा जहां से उसे वापस जाना था। अंधेरा बढ़ चुका था। ठीक है, तो दूर की जो चीजें हैं वो भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी और लेखक को केवल धुंधली सी आकृतियां और रंग दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो लेखक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे आकृतियां क्या हैं, लेकिन दूरी और अंधेरे के कारण वह पहचान नहीं पा रहे थे। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। तो लेखक और उनके गंतव्य यानी कि उनकी मंजिल के बीच, जहां उन्होंने जाना है, उसके बीच बहुत से रेत के टीले थे और जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अब लेखक को चिंता होने लगी कि कहीं पूरी तरह अंधेरा होने से पहले वह सुरक्षित वापस पहुंच पाएंगे या नहीं। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। तो लेखक ने टीलों की ओर जाने की कोशिश की। उसे लगा कि वह रास्ता कठिन और भ्रमित करने वाला है, तो वहां जाने पर वह रास्ता भूल सकता है। तो लेखक ने क्या निर्णय लिया कि मैं समुद्र के किनारे किनारे चलता हूं, तभी मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाऊंगा। और उसे विश्वास था कि समुद्र तट का रास्ता सीधा उसे होटल की तरफ ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। कि लेखक को जल्दी फैसला लेना था। ठीक है, इसलिए वो जल्दी से रेत के ढलान से नीचे समुद्र तट की ओर उतर गए। और तट पर पहुंचने के बाद लेखक कुछ देर के लिए अपना डर जो है वो भूल गए। लेखक जो है वो पहले भी अलग अलग रंगों वाली रेत जो है वो देख चुके थे। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। कि लेखक ने पहले भी रेत के कई रंग देखे थे, जैसे धूसर, पीली, लाल आदि। ठीक है, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। लेकिन इस समुद्र तट की रेत के रंग बिल्कुल अलग और अद्भुत थे और लेखक ने ऐसे रंग पहले कभी नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे। अनाम यानी जिनका नाम ही नहीं लिया जा सकता, यानी ऐसे रंग थे
कि उनको नाम देना ही असंभव हो। यानी रेत में ऐसे रंग थे जिनका नाम भी नहीं बताया जा सकता। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए, कि रेत का जो हर छोटा हिस्सा है वो अलग रंग का दिखाई दे रहा था। और लेखक ने कल्पना के माध्यम से बताया कि रेत के रंग ऐसे लग रहे थे जैसे काले बादलों और लाल आंधी को मिलाकर बनाए गए हों। ठीक है, आगे दिया गया है कि काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहां थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। ठीक है, तो लेखक ने कल्पना के माध्यम से बताया है कि रेत के रंग जो है वो ऐसे लग रहे थे जैसे काले बादलों और लाल आंधी को मिलाकर बनाए गए हों, और रेत में केवल वही रंग नहीं थे बल्कि उनसे भी अधिक विचित्र और सुंदर रंग जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। कि लेखक ने रेत को हाथ में उठाकर ध्यान से देखा और वह रेत को हाथों में रगड़कर फिर नीचे गिरा देता था। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया, और लेखक रेत के हर रंग को महसूस करना चाहता था, इसलिए वह पैरों से भी उसे छूता और महसूस करता रहा। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं। लेखक का मन क्या कर रहा था कि हर रंग को, हर तरह के रंग की रेत को मैं अपने पास रख सकूं, अपने साथ ले जाऊं एक यादगार के रूप में। पर उसका कोई उपाय नहीं था, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। और लेखक ने सोचा कि वह भविष्य में फिर यहाँ आएगा और उस रेत को इकट्ठा करेगा, और रेत को साथ न ले जाने के कारण लेखक थोड़ा दुखी हो गया और वहां से आगे बढ़ गया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी, कि समुद्र में ज्वार आ रहा था, इसलिए पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा था। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ, और समुद्र का पानी बढ़ने के कारण किनारे की जो खुली जगह वो छोटी होती जा रही थी और चलने के लिए कम स्थान बच रहा था, क्योंकि लेखक समुद्र के किनारे किनारे चल रहा था, लेकिन पानी बढ़ने के कारण जो चलने की जगह है वो कम होती जा रही थी। ठीक है, तो चलने के लिए कम स्थान बच रहा था, और एक समुद्री लहर लेखक के पैरों तक आ पहुंची और उनके पैरों को गीला कर गई। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। फिर लेखक जो है जल्दी जल्दी चलने लगे। उन्हें लगा कि अब खतरा हो सकता है, और डर के कारण वो तेजी से आगे बढ़ने लगे, और अब जो समुद्र तट का बहुत छोटा भाग ही सूखा बचा था, यानी बाकी सारा हिस्सा जो है वो पानी से भर गया था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि अगर पानी का बहाव ऐसे ही बढ़ता रहा, कि पानी की मात्रा जो है वो समुद्र में इसी तरह से बढ़ती रही, तो मैं भी इस पानी में डूब सकता हूँ। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह सियाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर की ओर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। तो लेखक ने सोचा कि वह ऊंचे रेत के टीलों से होकर ऊपर सड़क की ओर चला जाए, लेकिन अंधेरे में रेत के ऊंचे टीले दीवार जैसे दिखाई दे रहे थे, और वे टीले इतने कठिन और ऊंचे थे कि वहां से चढ़ना संभव नहीं लग रहा था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। तो खतरे से बचने के लिए लेखक जो है तेजी से दौड़ने लगा, और कुछ और लहरें उसके पैरों तक पहुंची और फिर वापस चली गई। इससे उसका डर और बढ़ गया, और दौड़ने और पानी से बचने में
आसानी हो इसलिए लेखक ने अपने जूते हाथ में उठा लिए। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। तो उसे ऐसा लग रहा था कि बड़ी लहर उसे बहाकर ले जाएगी, इसलिए वह तेजी से भाग रहा था। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। कि लेखक ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी में वह चट्टान से टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, तो टकराने से उसकी बाहों पर थोड़ी सी चोट लग गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन गंभीर नुकसान नहीं हुआ। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, और वह चट्टान जो है वो समुद्र के पानी की तरफ, पानी के भीतर तक फैली हुई थी, और आगे बढ़ने के लिए समुद्र के पानी में उतरना ही पड़ता। पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ, लेकिन लेखक जो है इतना डर गया था कि पानी में जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। कि लेखक सावधानी से चट्टान के उभरे हिस्सों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, और उसे लगा कि चट्टान के ऊपर रहना नीचे समुद्र के पास खड़े रहने से ज्यादा सुरक्षित है। पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो, और ऊपर पहुंचने पर लेखक को अपनी घबराहट थोड़ी बेकार और मजाक जैसी लगी, जैसे उनके साथ किसी ने मजाक कर दिया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कि चट्टान के दूसरी ओर समुद्र के किनारा यानी तट का काफी चौड़ा और खुला स्थान था, लगभग 100 फुट का। ठीक है, कितने ही लोग वहां टहल रहे थे, और वहां कई लोग आराम से घूम रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था, और वहां से सड़क तक जाने का आसान रास्ता भी मौजूद था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगा, और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। और अब लेखक का जो डर है वो खत्म हो गया था, इसलिए उसे राहत और हल्कापन महसूस हुआ। और डर दूर हो जाने के बाद लेखक निश्चिंत होकर चट्टान से नीचे उतर गया। यानी जब लेखक ने चट्टान पर चढ़कर दूसरी ओर देखा तो क्या देखा कि जो समुद्र है उसका जो किनारा है वो काफी चौड़ा और खुला है, और वहां पर किसी तरह का भी खतरा नहीं था। लोग भी वहां पर आराम से घूम रहे थे। ठीक है, यानी वो सुरक्षित जगह थी, और वहां से सड़क पर जाने का रास्ता भी मिल गया लेखक को। ठीक है, तब उनकी जो चिंता है, डर है, वो दूर हुआ। रात केप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ सियाह लकीरें, एक पौधे की टहनियां, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। तो यहाँ लेखक रात के समय यानी केप होटल के लॉन का दृश्य बता रहा है। ठीक है, अपने होटल के लॉन का दृश्य बता रहा है कि वहां का वातावरण शांत और अंधेरा भरा था। अंधेरा हो गया था क्योंकि रात के अंधेरे में समुद्र जो है वो साफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, केवल किसी पौधे की काली टहनियां दिखाई दे रही थी, जो ऐसा लग रहा था मानो हिंद महासागर को बीच से काट रही हों। और सड़क पर एक व्यक्ति चल रहा था जो टॉर्च को कभी जला रहा था तो कभी बुझा रहा था, और अंधेरे में उसकी यह गतिविधि जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और बहुत दूर समुद्र में क्षितिज की ओर एक जहाज दिखाई दे रहा था। ठीक है, और उसकी हल्की और धुंधली रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। इससे रात के शांत और रहस्यमय वातावरण का चित्र बनता है। ठीक है, तो मध्यम सी रोशनी यानी कि हल्की सी रोशनी। सूर्योदय, हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। ठीक है, फिर लेखक आगे बताते हैं कि सुबह का समय था, सूर्य निकल चुका था। ठीक है, और लेखक सहित कुल 8 लोग विवेकानंद चट्टान पर बैठे हुए थे, यानी सूर्योदय का दृश्य देख रहे थे। चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर है, वहां जहां बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है।
ठीक है। तो विवेकानंद चट्टान समुद्र के अंदर किनारे से काफी दूर स्थित है और वहां पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता है। और यह चट्टान उस स्थान के पास है जहां बंगाल की खाड़ी की सीमा मानी जाती है। यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से विशेष है। मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 नवयुवक थे, जिनमें से एक ग्रेजुएट था। 4 मल्लाह थे जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहां लाए थे। ठीक है, मल्लाह यानी कि नाविक। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि मेरे साथ वहां कन्याकुमारी के 3 युवा भी थे और उन युवाओं में से एक जो है वो पढ़ा लिखा युवक था जिसने स्नातक की पढ़ाई की हुई थी, यानी ग्रेजुएट था वो। ठीक है, और उनमें 4 नाविक थे जो उन लोगों को नाव से चट्टान तक लेकर आए थे। नाव क्या थी? रबड़ पेड़ के 3 तनों को साथ साथ जोड़ लिया गया था बस। कि नाव बहुत ही साधारण थी, वह केवल रबड़ के पेड़ों के 3 तनों को बांधकर बनाई गई थी। नीचे की नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्ला नाव को उस तरफ ला रहे थे, तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की थी। अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढक रखना चाहा था, पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी वे हल्के हल्के कांप रही थी। तो लेखक बताते हैं कि जो नाव है वो बहुत ही साधारण थी, वो केवल रबड़ के पेड़ों के 3 तनों को बांधकर बनाई गई थी। तो उन्हें इस नाव में बैठकर खतरा महसूस हो रहा था। ठीक है, और जो वो मल्लाह हैं, नाविक थे, वो सावधानी से नाव चला रहे थे ताकि नाव जो है वो समुद्र की चट्टानों और ऊंची लहरों से ना टकराए। और लेखक बहुत डर गया था। डर को कम करने के लिए वह आसमान की ओर देखने लगा। ठीक है, आसमान की तरफ देखने लगे ताकि वो अपने डर को छिपा सके, और इसलिए वह बाहर से शांत और निडर दिखने का अभिनय कर रहे थे। चट्टान पर पहुंचने के बाद उसका डर खत्म नहीं हुआ। कि चट्टान पर पहुंचने के बाद भी लेखक के मन का जो डर है वो खत्म नहीं हुआ, और उसका जो प्रभाव है वो उनके पूरे शरीर पर बना रहा, और लेखक की टांगें डर के कारण कांप रही थीं। और इससे पता चलता है कि समुद्र की यात्रा ने उन्हें भीतर से डरा दिया था। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। तो जो उनमें से पढ़ा लिखा नवयुवक था वो लेखक को बता रहा था कि कन्याकुमारी जैसे छोटे स्थान में भी बहुत से शिक्षित युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनमें से लगभग 100 युवक ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। और उनका काम क्या है कि वो लगातार नौकरी पाने के लिए आवेदन करते रहते हैं और खाली समय में वे आपस में चर्चा और बहस करते हैं। यानी यह उनकी निराशा और खालीपन को दर्शाता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी तो वो निराश थे और उनकी जिंदगी जो है वो खालीपन से भरी हुई थी। वह खुद वहां फोटो एल्बम बेचता था, और जो वो ग्रेजुएट युवक था वो अपनी जीविका चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए फोटो एल्बम बेचने का छोटा सा काम करता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे, और जो बाकी दूसरे नवयुवक थे वहां के, वो भी इसी तरह के छोटे मोटे काम जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छी नौकरियां तो मिल नहीं रही थी। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में डाल लिया। तो युवक मजाक और व्यंग्य के रूप में कह रहा था कि वे बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन बड़े बड़े विचारों और दर्शन पर चर्चा करते हैं। उसका मतलब था
कि विवेकानंद चट्टान, जिस चट्टान पर वो बैठे थे, कि विवेकानंद चट्टान उन्हें सोचने, चर्चा करने और जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। युवक ने लेखक को अपनी बात सच साबित करने के लिए समुद्र की एक सीपी उठाई और उसे तोड़ दिया, और उसने सीपी के अंदर का भाग यानी गुदा खा लिया। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो लोग समुद्र से मिलने वाली साधारण चीजों पर भी निर्भर रहते थे। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिल मिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओट से सूर्य उदित हो रहा था। कि सूर्योदय के समय समुद्र और आकाश में अनेक सुंदर रंग चमक रहे थे। पूरा वातावरण रंग बिरंगा और आकर्षक लग रहा था। समुद्र में फैली काली चट्टानें जो हैं वो छोटे द्वीपों जैसी दिखाई दे रही थी, और उन्हीं चट्टानों के पीछे से सूर्य धीरे धीरे निकल रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित थे। कि बहुत से लोग धार्मिक भावना से सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए घाट पर इकट्ठा हुए थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे, और पास के सरकारी अतिथि गृह के कर्मचारी जो हैं वो मेहमानों को कॉफी दे रहे थे ताकि वे आराम से सूर्योदय का आनंद ले सकें। दो स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखा रही थी, और वहां की दो स्थानीय लड़कियां जो वहीं उसी जगह में रहती थी, पर्यटकों को जो भी वहां पर घूमने आए थे उनको बेचने के लिए शंख और मालाएं दिखा रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनाक्यूलर से सूर्य दर्शन। कि वे लोग यानी कि मेहमान जो हैं वो एक ही समय में दो काम कर रहे थे, एक साथ दो काम कर रहे थे। एक तो वो उन मालाओं का मोल भाव कर रहे थे, और दूसरी ओर बाइनाक्यूलर्स यानी कि दूरबीन से सूर्योदय का नजारा देख रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। लेखक बताते हैं कि मेरा साथी कन्याकुमारी के अलग अलग इलाकों में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा था। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहां की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। और समुद्र में कई समुद्री पक्षी, ठीक है, समुद्री पक्षी आसपास उड़ और तैर रहे थे, और वे पक्षी जो हैं वो मानव की समस्याओं और सुंदर दृश्यों से बिल्कुल अनजान और अलग थे। उन्हें ना तो बेरोजगारी की चिंता थी, ठीक है, और ना ही सूर्योदय के महत्व से कोई उनको मतलब था। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। कि मंदिर में पूजा आरंभ हो चुकी थी। घंटियों की आवाज से धार्मिक और शांत वातावरण बन रहा था, और जो भक्तजन हैं वो मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धा से मंदिर की दीवार को नमस्कार कर रहे थे। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों को हम स्पर्श करते हुए जाते हैं, छूते हुए जाते हैं, ठीक है। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़क काकों के पंख एक से चमक रहे थे, ठीक है। और जो लोग सूर्योदय देखने आए थे वे अब वापस अपने अतिथि गृह की ओर जा रहे थे। सुबह की जो हल्की धूप है उसमें नावों के सफेद पाल, जो नाव के सफेद पाल थे जिन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए थे, और जो समुद्री पक्षियों के पंख थे वो एक जैसी चमक पैदा कर रहे थे। यानी वो दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर था। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर और चौथी, ठीक है। तो कन्याकुमारी का सफर यहीं तक का था लेखक का। तो अब लेखक जो है अपने आगे के सफर की योजना सोच रहा था। वह बसों के समय याद कर रहा था
कि बसों की टाइमिंग के बारे में सोच रहा था ताकि वह समय पर यात्रा कर सके। और लेखक जो है वो लगातार बसों के समय मन में गिन रहा था। तो इससे पता चलता है कि सुंदर प्राकृतिक वातावरण में होने के बावजूद उसका मन जो है वो व्यवहारिक चिंताओं और यात्रा की योजना में लगा हुआ था। तो इस प्रकार ये यात्रा वृत्तांत जो है वो केवल एक स्थान का विवरण नहीं है, कि एक स्थान के बारे में ही नहीं बताया गया है। यहाँ पर लेखक के आंतरिक सफर और उनके प्रकृति के साथ अनूठे संबंध को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।